प्यारे मित्रों नमस्कार। मैं के उपाध्याय आपके सामने फिर से एक बार एक नई चीज के साथ मौजूद हुआ हूँ। आप सभी जानते हैं कि मैं कुछ ना कुछ आप जैसे लोगों के लिए लेके आता हूँ, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक खिलाड़ी हूँ और मैं खिलाड़ी के लिए सोचता हूँ, समाज के लिए सोचता हूँ, लोगों के लिए सोचता हूँ, अपने प्यारे जो बिगिनर्स हैं उनके लिए सोचता हूँ। मैं चाहता हूँ कि देश के लिए खेलें और माँ बाप का नाम रोशन करें। खेल क्रिकेट क्रिकेट जो मैं खेला हुआ हूँ और मैं वहाँ कोच भी हूँ कई जगह, तो मेरे को क्रिकेटरों के लिए करना है। तो क्रिकेट में एक ऐसा अहम रिश्ता एक चीज़ से है जो खिलाड़ी के जीवन में उसका ज़िंदगी भर पीछा नहीं छोड़ता, वो है इंजरी। आप सब समझते होंगे कि इंजरी एक ऐसी चीज़ है, वो कई खिलाड़ियों का जीवन बर्बाद भी करती है, कई खिलाड़ियों को परेशान करती है, कई खिलाड़ी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। पर कई बार उनको ऐसी चीज़ें लाइफ में नहीं मिल पाती, उनको गाइडेंस नहीं मिल पाती, अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट नहीं मिल पाते, अच्छे डॉक्टर नहीं मिल पाते। तो मेरी आज का जो वीडियो है वो केवल यही है कि मैं आज आपको एक ऐसे शख्स से मिला रहा हूं जो आपको इन सब से रूबरू कराएंगे, क्रिकेट में इंजरी से बचना सिखाएंगे, इंजरियों के बारे में बताएंगे और जितनी चीज हो सकती है मैक्सिमम हम सब ये सलाह सवालों का चिट्ठा लेके बैठे हैं, इसमें बैठेंगे, बात करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि ये बातें हों और शायद इस वीडियो से अभी कितनी लंबी हो पता नहीं, इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझने को, सुनने को और ज़िंदगी में नॉलेज मिले, सो आप इंजरियों से बचे रहें। तो मैं डॉक्टर रमनीश वोरा जी, जो नोएडा सेक्टर 1 में इनका क्लिनिक है, जो क्लिनिक का नाम है स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट मसल स्ट्रेच एंड पेन क्लिनिक। बहुत ही शानदार सेंटर है, बहुत ही अच्छे इसमें जो डॉक्टर जो भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, बिगनर जो काम करते हैं, बहुत अच्छा स्टाफ है वहाँ का। और बहुत ही मतलब मेरे ख्याल से सारे ही इंडिया प्लेयर ऑलमोस्ट, जो भी सुरेश रैना है, भुवनेश्वर कुमार है, बहुत सारे प्लेयर मैंने इनकी वीडियोस देखे हैं। कई सारे प्लेयर इनसे जाते हैं, मिलते हैं और काफ़ी सारे प्लेयर हैं वो मिलते हैं और उनसे इलाज कराते हैं और अपनी इस फिजियोथेरेपिस्ट की दुनिया में एक नया नाम कमाया है। टीम के साथ थे, समय लिया, बात करने की कोशिश की, बच्चों के बारे में बोला कि बच्चों के लिए कुछ बोले, तो डॉक्टर साहब बोले कि नहीं बिल्कुल मैं आऊँगा। और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रमनीश बोरा। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही सर। ये डॉक्टर रमनीश बोरा जी हैं और ये बहुत ही बढ़िया इंसान हैं और हमारे साथी हैं टीम के, पर समय नहीं मिल पा रहा था तो आज समय दिया है। डॉक्टर साहब, फिजियोथेरेपिस्ट तो बहुत सुने, जी स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ये आपने एक्चुअली सुना होगा लाइफ में कि फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। जी फिजियोथेरेपिस्ट बहुत जगह, हर सेंटर में फिजियोथेरेपिस्ट, हड्डियों के फिजियोथेरेपिस्ट होता है, पर स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट वो मैं चर्चा करूंगा। पहले एक बार मैं चाह रहा हूं कि मेरे जो बिगनर्स हैं, मेरे जो प्यारे मेरे साथी हैं, मुझे सुनने वाले हैं, उनको आप एक अपना इंटरव्यू दें, बताएं अपने बारे में कि आप क्या हैं। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है डॉक्टर रमनीश कुमार वोरा और मैं स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। जैसे कि सर ने बताया कि मेरा क्लिनिक है मसल स्ट्रेच स्पोर्ट्स इंजरीज एंड पेन क्लिनिक, सेक्टर 122 नोएडा में। और जैसा सर ने बताया कि बहुत सारे स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं जो मेरे पास आते हैं, अपना ट्रीटमेंट लेते हैं, अपनी इंजरीज को लेकर आते हैं। कई बार उनको इंजरी नहीं होती तो वो अपनी परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट के लिए आते हैं और कुछ टाइटनेस के लिए आते हैं, कुछ निगल्स के लिए आते हैं। तो ओवरऑल स्पोर्ट्स से रिलेटेड उनको कोई भी इशू रहता है तो वो आते हैं मेरे पास, असेसमेंट लेते हैं, अपना रिहैब प्लान बनाते हैं और हम साथ में सेशंस लेते हैं। जरूरी नहीं कि मेरे पास सिर्फ क्रिकेटर्स आते हैं, बाकी भी स्पोर्ट्स के प्लेयर्स आते हैं। बट क्योंकि मैं क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ हूँ पिछले 5-7 सालों से, तो इसलिए मेरे पास क्रिकेटर्स की तादाद बाकी स्पोर्ट्स से कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो इसी चीज़ में हम और आगे बढ़ेंगे। अब कुछ सवाल हर सर मैं हमारे छोड़ूंगा ऊपर नहीं आपको, लेकर सवाल मैं आएंगे पूछूंगा और और कोशिश करूंगा कि उसको बिल्कुल ऑनेस्टी से मैं सबका आंसर तीखे दे सकूं। सवाल नहीं पूछूंगा, बहुत प्यार से बच्चों के लिए चीजें पूछूंगा, हम जी जनरली बात करेंगे। जी जी डॉक्टर साहब, जैसे क्या है कि बहुत सारे प्लेयर आपके पास आते हैं और जी कंट्री प्लेयर बहुत सारे आते हैं, जी क्रिकेट के अलावा आपके पास बहुत अदर गेमों के भी आते जी हैं और नॉर्मल लाइफ में जो परेशानियां होती हैं उसके खिलाफ भी आते होंगे। जी कितना टाइम हो गया आपको इस लाइन में? मतलब आप एक, मैंने जो सुना है कि आप बहुत कम समय में ठीक ठाक अपना नोएडा के अंदर, दिल्ली के अंदर जी आप नाम जी कमा रहे हैं जी और जी तभी मैं बच्चों से रूबरू कर रहा हूँ। तो ऐसा जी कितना टाइम हो गया आपको? कैसे स्टार्ट किया, तो कैसे क्या हुआ? सर स्टार्ट तो वैसे अगर क्लिनिक की बात करें तो सिर्फ 2 साल हुए क्लिनिक को स्टार्ट करे हुए। बट अगर अपनी जर्नी को मैं अगर बयां करूं तो 2010 के बाद से ही मैं फिजियोथेरेपिस्ट बन चुका था। अगर मैं अपनी डिग्री के हिसाब से बात करूं कि 2010 में मैं डिग्री होल्डर बन चुका था, बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी। और उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स करी और मास्टर्स करी मैंने स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में।
पहले मैंने समझा कि मेरे को कौन सी फील्ड में आना चाहिए, क्योंकि फिजियोथेरेपी जब हम करते हैं तो आप समझिए कि जब हम बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी करते हैं तो उसमें हमें थोड़ा थोड़ा सारा सिखाया जाता है। बट अगर हमें मास्टर्स जब जानी होती है, करना होता है पोस्ट ग्रेजुएशन, तो हमें एक पर्टिकुलर फील्ड को चूज करना होता है कि आप किस फील्ड में अपने आप को ज़्यादा रिफाइन करना चाहते हैं, ज़्यादा अपने इसको देखना चाहते हैं कि मैं कौन सी फील्ड में जाके अपने आप को साबित कर सकूं। तो जैसे कि आप स्टार्टिंग में बता रहे थे फिजियोथेरेपी और स्पोर्ट्स हाँ, फिजियोथेरेपी। मैंने ये मेरा क्वेश्चन था और मैंने स्टार्टिंग आपसे इस फिजियोथेरेपिस्ट तो सब समझते हैं, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट जाहिर सी बात है, स्पोर्ट लगता है खेल का फिजियोथेरेपिस्ट। जी, तो जी। क्या डिफरेंट क्या है? क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी जो छोटे छोटे जगह में रहते हैं वो तो फिजियोथेरेपिस्ट पे चले जाते हैं, वो भी वही जी, समझते हैं जी, कि भाई फिजियोथेरेपिस्ट है तो हमारा इंजरी करेगा, पर उन्हें बार बार ऐसा लगता है कि वो जी। शायद वो प्रॉपर तरीके से अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे। तो जी। क्या इसी से कोई राज जुड़ा हुआ है? बहुत बहुत बड़ा रास जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने बताया कि जब हमने मास्टर्स ज्वाइन करी तो हमें बहुत सारी फील्ड के बारे में पता चला है कि फिजियोथेरेपी की जब हम डिटेल में जाते हैं तो न्यूरो फिजियोथेरेपी होती है, जो विकलांग या फिर जो आप कह सकते हैं जिनको पैरालिसिस का अटैक होता है, तो उनके लिए अलग फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जिसे हम न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं। ऐसे ही स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं तो उनको हम स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं। अब इसमें क्या डिफरेंस है एक जनरल फिजियोथेरेपिस्ट और स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट में? एक, आप अगर जनरल फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको सिर्फ असेसमेंट करेगा, देखेगा कि आपको पेन कहाँ है, कौन सी मसल इन्वॉल्व है, और उस मसल का ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देगा। अगर हम छोटे शब्दों में बात करें कि ज़्यादातर कमर दर्द के लिए जाते हैं सारे, लोअर बैक पेन के लिए, तो एक जनरल फिजियोथेरेपिस्ट देखेगा कि आपके कमर में किस एंगल से किस एंगल या किस एरिया से किस एरिया में आपको पेन हो रहा है, उसकी मसल्स को चेक करेगा वो और फटाफट अपना ट्रीटमेंट चालू कर देगा। अब स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है, जब एक प्लेयर उसके पास आता है बोलने के लिए कि सर मुझे बैक में पेन हो रहा है और मैं इतने टाइम से परेशान हूँ, तो सबसे पहले तो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट देखता है कि कौन सा स्पोर्ट्स से आप रिलेटेड हो जिसकी वजह से आपको पेन आया है। अब उस स्पोर्ट्स में देखा जाता है कि आपका उस स्पोर्ट्स में क्या रोल है। जैसे अगर हम क्रिकेट की बात करें तो बॉलर अगर आता है तो हमें देखना है कि बॉलर स्पिनर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, राइट आर्म स्पिनर है, फास्ट बॉलर है क्या। अब जब हमें ये पता चल जाता है तो फिर हम उसकी बायोमैकेनिक्स पे जाते हैं। अब बायोमैकेनिक्स जैसे कि आप एज अ कोच आप जानते होंगे बायोमैकेनिक्स क्या होता है, तो वो बायोमैकेनिक्स जो है एक जनरल फिजियोथेरेपिस्ट इतना डीपली नहीं जा पाता क्योंकि उसको इस चीज की नॉलेज नहीं है। तो जैसे वकील को वकालत तो सब कर लेते हैं, पर वकील को जब तक जिस तरह के केसेस नहीं मिलेंगे, मेरे ख्याल से ये जी, ना, बिल्कुल सही जा जैसे रहे हैं, केसेस बिल्कुल हैंडल सही करेगा जा रहे उतना एक्सपीरियंस होगा। जी। हाँ। तो ये तो हो गया एक्सपीरियंस। एक है कि हमने स्पेसिफिकली उस फील्ड का पढ़ा है कि अगर स्पोर्ट्स का प्लेयर मेरे पास आया तो मैं उसे कैसे हैंडल करूंगा, तो उसकी प्रॉपर स्टडी करिए कि मुझे उसका बायोमैकेनिक्स पता होना चाहिए, वो कौन सा गेम है उसका, उस गेम में उसका क्या रोल है, उसकी बायोमैकेनिक्स पता होनी चाहिए कि जब वो बॉलर आता है तो उसका ट्रेल लेग, ट्रेल आर्म, लीड आर्म कैसे जा रहा तो है। नहीं पता होता बहुत सारे फिजियो बहुत कुछ सारे नहीं फिजियोस को नहीं पता। पता मैंने तो वो चीज देखी है कि केवल वो टेंस की एक मशीन होती है और एक वो अल्ट्रासोनिक मशीन होती है, उसे करते रहते हैं, वो वही फिजियोथेरेपी होती है। इसलिए मेरे पास बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं, वो बोलते हैं कि सर हमें आराम नहीं पड़ रहा और हमें किसने बोला स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए। मतलब उनको भी नहीं पता कि क्यों जाइए स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट के पास, बट उनको पता कि जनरल फिजियोथेरेपिस्ट जो मेरे आसपास है मुझे उससे आराम नहीं पड़ रहा और मुझे किसने बोला स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाइए। तो उनका सबसे पहले माइंड क्लियर करना चाहिए कि जो स्पोर्ट्स प्लेयर है उनको सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, अभी मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूँ, कि अगर वो कमर का दर्द लेकर आया है तो हो सकता है कि उसका कारण उसका राइट एंकल या लेफ्ट एंकल हो जिसकी वजह से वो कमर पे पेन लेकर आ रहा है। ये निकलता है जब हम उसके बायोमैकेनिक्स पे जाते हैं। ओके, ठीक है, कि उसका बॉलिंग का पैटर्न चेक करते हैं, उससे वीडियोस मांगते हैं कि आपकी इंजरी होने से पहले कि आपकी बॉलिंग कैसी थी, या फिर इंजरी होने के बाद अगर आपने बॉलिंग करी है तो वो कैसी है। सेम फॉर अ बैट्समैन है, तो उसमें देखा जाता है कि क्या इसका बॉडी का बायोमैकेनिक्स डिस्टर्ब है जिसकी वजह से इसको कमर का पेन आ रहा है। ओके। क्योंकि मतलब अगर पहले रीजन आप मतलब मैं एक सारांश में की बात जो मैं समझ पा रहा हूँ जी कि जो खिलाड़ी हैं बड़े ज्ञान है, इसका मतलब कि वो नॉर्मल केवल फिजियोथेरेपिस्ट पकड़ते हैं, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट के लिए जैसे पैरालिसिस है, बहुत सारी जो इंजरी गिर गए हैं, गिरने के बाद उनका रेप, वो तो चल जाता है, बट खिलाड़ी के लिए तो स्पोर्ट्स वाला ही चाहिए, और स्पोर्ट्स वाले के लिए तो उनका पूरा देखना कि इंजरी का कारण क्या है, कारण क्या है, राइट, बिल्कुल कि, सही। कारण क्या है कि किस वजह से इंजरी हो रही है, क्योंकि खिलाड़ी को दोबारा खेलना है, दोबारा गिरने वाला दोबारा फिसलेगा नहीं, कोशिश करेगा ना फिसले, पैरालाइज शायद दोबारा ना होगा तो बहुत टाइम लगता है, बट इंजरी तो दोबारा इसलिए हो सकती है कि आपका अगर बायोमैकेनिक जो मतलब बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो अगर सही नहीं है,
और आप उस तरह से, तो ये इनका एक मतलब ये तो अच्छी चीज़ है, आप अगर पूरा एग्जामिन करते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि अगर जब तक हम एग्जामिन नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि उसका पेन क्यों आ रहा है बार बार, क्योंकि एक नॉर्मल फिजियोथेरेपिस्ट आपको पेन से तो निजात दे देगा, बट वो आपकी गेम में वापस नहीं ले जा पाएगा। तो प्लेयर कहता है कि सर अब मैं लेटता हूँ उठता हूँ तो मुझे पेन कम है, लेकिन जैसे मैं गेम में जाता हूँ मुझे पेन बढ़ जाता है। तो वो क्यों आ रहा है? उसका बायोमैकेनिक्स कहीं ना कहीं खराब है, पहले वो सुधारा नहीं गया, पहले वो जिसकी वजह से सुधारा नहीं इंजरी गया, हुई इसकी है। वजह से इंजरी हाँ, हुई। और फिजियोथेरेपी करा के उसको रिहैब करा के कर देते हैं, और वो दोबारा फिर वो जब तक सुधरेगा नहीं तब तक वो दोबारा करेगा। तो अच्छा फिजियो मेरे ख्याल से वही है जो पूरा एग्जामिन करे आपकी बॉडी का कहाँ कौन सा ढांचा किस तरह गलत जा रहा है, उसको पे कहे कि इसको पहले सुधारो, देन आप काम करो जी। ये तो बड़ी अच्छी चीज है, सुनने वाली मेरे को तो बड़ी वो लगी। जी। और रिहैब का बहुत लोगों को पता ही नहीं है इस चीज के नहीं, लिए। देखो हम इसीलिए बैठे हैं कि हम आपसी चर्चा में, लोग चाय पे चर्चा करते हैं, हम पानी पे चर्चा कर रहे हैं, तो हम बैठेंगे तो शायद सुनने वालों को कुछ फर्क पड़ेगा। दूसरी चीज, रिहैब का कहाँ तक रोल है? बहुत बच्चे पूछते हैं रिहैब क्या, बहुतों को नहीं पता कि रिहैब होता क्या है। सर रिहैब बेसिकली रिहैबिलिटेशन का मतलब ही है कि एक्सरसाइजेस, ठीक है। अब रिहैब भी दो तरीके की होती हैं, एक रिहैब इंजरी के बाद, एक रिहैब इंजरी से पहले। अच्छा, ड्यूरिंग इंजरी? ड्यूरिंग इंजरी वही इंजरी हो गई, अब जो कर रहे हो वो इंजरी के बाद रिहैब माना जाएगा, है ना। एक है कि अभी मुझे चोट नहीं लगी है और मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि मुझे चोट या तो ना आए, और आए तो वो बहुत मिनिमम इम्पैक्ट करके जल्दी ठीक हो जाए। ओके, मतलब आप पहले से प्रिपेयर रहिए कि आपको कोई इंजरी ना हो, मसल्स को जो मसल्स उसको स्ट्रॉन्ग बना के रखिए, जिसे हम कंडीशनिंग कहते हैं या प्रीहैबिलिटेशन कहते हैं। और दूसरा है कि इंजरी के बाद जो हम करते हैं उसको हम रिहैबिलिटेशन कहते हैं, कि अब मसल्स की रिहैब कर रहे हैं, मतलब उसको हैबिचुअल बना रहे हैं दोबारा से जैसे वो पहले था। तो रिहैबिलिटेशन का बहुत बड़ा रोल है एक प्लेयर की पूरी लाइफ टाइम के लिए। अच्छा, क्योंकि जैसे कि अभी हमने बताया कि उसको इंजरी ना हो, तो उसके लिए भी आप देखते हैं कि बहुत सारे प्लेयर पूरे दिन ग्राउंड पे लगे रहते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं, मोबिलिटी करते रहते हैं, स्ट्रेंथनिंग करते रहते हैं, कुछ वेट ट्रेनिंग करते रहते हैं। उस आजकल तो बैंड वगैरह भी बहुत सारे बैंड बहुत सारे आ गए, ट्यूब से करते रहते हैं। जी। तो अलग अलग रंगों के बैंड सिर्फ रंगीन दुनिया बनाने के लिए नहीं है। अच्छा, वो हर एक बैंड का जो कलर है वो डेजिग्नेट करेगा कि उसका वेट कितना है, ठीक है जी। और बहुत सारे प्लेयर अपने हिसाब से ले लेते हैं, मैं तो कहता हूँ वो भी उनको सजेशन के साथ लेना चाहिए अपने एसएनसी ट्रेनर या फिजियोथेरेपिस्ट के साथ। आजकल के यूट्यूब पे बहुत सारी दुनिया यूट्यूब के हिसाब से नहीं चलना चाहिए जी। यूट्यूब यूनिवर्सिटी को थोड़ा हमें बहुत दिक्कत होती है, यूट्यूब यूनिवर्सिटी और इंस्टा से तो खैर बच के ही रहना चाहिए, वो पॉपुलर होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जी। तो रिहैब की बहुत जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि रिहैब बहुत जरूरी है, और वो इंजरी से पहले होता है कि आप अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, जिससे आपको पता होना चाहिए कौन सी मसल्स क्या है, उसके लिए काम वो डॉक्टर ही बता पाएंगे, या आपको अच्छा कोई ट्रेनर उस पर तो काम कराएगा, वो अलग चीज होती है। देन इंजरी के बाद कि आपको किस मसल्स पे क्या दिक्कत हुई है, उसको हील कितने टाइम में होगा, वो सारी चीजें। तो रिहैब बोले तो एक्सरसाइज होती है, उस पार्ट की एक्सरसाइज कराना, ये रिहैब होता है। उसका मतलब ही है रिहैबिलिटेशन। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में डालेंगे, तो हो सकता है अगर आपको कोई बड़ा सवाल होगा तो हम फिर दोबारा से चर्चा में आएंगे। डॉक्टर साहब, मोस्टली जो बिगनर्स होते हैं, मैंने कर एक्सरसाइज देखी है, बिगनर्स को क्या होता है कि वो बैक पेन स्टार्ट होता है सबसे पहले। ये मेरा सवाल है, जितने भी खिलाड़ी खेलते हैं सबसे पहले बैक पेन से स्टार्ट करते हैं जी, और बड़ी जल्दी होता है, किसी को तो बार बार होता है जी। तो उसका क्या कारण रहता है? जैसे मैंने जब आपको मैं बता रहा था कि एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट में क्या फर्क है, तो वही यहाँ पर भी आ जाता है कि जब प्लेयर को पता ही नहीं है कि मेरी एंकल में कुछ इशू है या नहीं है, या मेरे स्कैपुला में कोई इशू है या नहीं है, और वो सीधा एक्सरसाइजेस करने लग जाता है और उसके बाद सीधा गेम में चला जाता है वो, ठीक है जी। और आपने कई बार देखा होगा कि एज अ कोच आप बहुत सारे प्लेयर्स को बोलते हैं कि भाई तेरा टप्पा ठीक से नहीं पड़ रहा है, या तेरा जो है लैंडिंग ठीक से नहीं आ रही है, और बहुत सारे प्लेयर्स आपकी बात को ले लेते हैं और कई सारे प्लेयर छोड़ देते हैं। जो आप नोट करेंगे, जो आपकी बात को छोड़ देते हैं वो जल्दी इंजर होते हैं, और जो आपकी बात को ले लेते हैं वो कम इंजरी होती है। कारण ही यही है, क्यों आपने जब उनको टोका, आपने उनका बायोमैकेनिक्स ठीक किया, और जैसे ही उनका बायोमैकेनिक्स ठीक हो गया, उनकी पेन ऑलरेडी कम होती चली गई या मिनिमाइज होती चली गई। लेकिन जो आपकी बात नहीं मानते एज अ कोच, तो उनका बायोमैकेनिक्स शुरू से ही खराब था, और वो जब बायोमैकेनिक्स ही खराब हुआ तो सीधा सीधा इम्पैक्ट डालता है लोअर बैक पे, क्योंकि बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आता है S2 पर। जैसे हमारी स्पाइन होती है, तो स्पाइन हमारी आती है, स्टार्टिंग में सर्वाइकल होता है, देन थोरेसिक होता है, देन लंबार होता है, देन सेक्रल जोन होता है। तो 5 तरीके की हमारी जो है बोन बनी हुई है, वर्टिब्रल कॉलम्स की बोन बनी हुई है। तो उसमें जो S1 S2 करके सेक्रल जोन में आता है, जो सबसे नीचे, जिसको हम कहते हैं टेल बोन भी कहते हैं, उसके ऊपर वाली बोन को हम कहते हैं सेक्रम, वहां पे जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है कि वो वाला पार्ट शरीर का जब हम खड़े होते हैं जमीन पर तो जो सबसे ज्यादा हिट होता है ग्रेविटी से, ओके उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके वो जाता है S2 पर। अब S2 कहाँ है? कमर में। हम्म, अब जब वहां बायोमैकेनिक्स डिस्टर्ब होगी तो जैसे दीवार में दरार पड़ती है तो कहीं भी जा सकता है, बिल्कुल। तो वैसे ही जब बायोमैकेनिक्स खराब होगा तो कमर में कहीं भी दरार पड़ सकती है और वो कहीं भी जा सकता है। तो पहले इम्पैक्ट पड़ता है वो कमर पे पड़ता है। ओके तो इसलिए कमर के पेन सबसे जल्दी आते हैं प्लेयर को, हम्म, और उसके बाद आते हैं उसको एंकल की इंजरी, शोल्डर की इंजरी, ग्रोइन की इंजरी। सबसे पहले कमर पे सबसे आती पहले है। कमर का आता कमर पे जोर पड़ने का कारण यही है कि अब कुछ खराब हो रहा है बॉडी में। अगर प्लेयर ने उसको इग्नोर कर दिया तो उसके बाद कोई भी इंजरी आ सकती है। मतलब कहने का मतलब कि कई बार बैक पेन ये भी हो सकता है कि बहुत टाइम से कुछ नहीं करा, क्रिकेट में एक साथ लंबी बॉलिंग करी तो जाहिर सी लोड पड़ेगा लोड पड़ेगा। और बायोमेकेनिक्स बिगड़ेगा, मतलब जो आप बता सारी रहे हैं। चीज ही बायोमैकेनिक्स है। तो अब कमर ही सारा मेन, मतलब जो स्पाइनल का वो कमर है के वो मेन ही ऊपर, हुआ है। कमर एक तरीके से स्तंभ है हाँ। जिसके ऊपर सारा का सारा जोर पड़ रहा है प्रकृति का। और दूसरी चीज इससे क्लियर हो गई कि अब उन्होंने बताया कि इससे जब एक बार तो होने के बाद इंजरी में आप रिहैब शुरू कर देते, जब बैक पेन होता होगा फिर डॉक्टर से सलाह लेते होंगे तो वो अच्छे से रिहैब बताता है, तो उसको ठीक करता है, देन उसको स्ट्रॉन्ग करता है, तो कम होते हैं चांसेस। जो उस पर ध्यान नहीं देते हैं, हल्के फुल्के फिजियो से अल्ट्रासाउंड को टेंट से शुरू हो जाते हैं, देन उसका रिहैब नहीं करते, फिर दोबारा से बैक टू बैक वो आते हैं बैक पेन की इंजरी जी। में। क्योंकि अगर आपके शरीर में हल्की सी भी हरकत हो रही है तो समझ लीजिए कि आपका शरीर आपको बता रहा है कि कुछ गड़बड़ है। तो आप तुरंत ही एक्सपर्ट के पास जाइए और खुद अपने डॉक्टर ना बनिए, मेरी सलाह है। क्योंकि अगर आप खुद अपने डॉक्टर बनेंगे तो क्योंकि आपकी एज कम है तो आपको लगता है मैं जल्दी ठीक हो गया। आप कहते हैं कि मैं 2 दिन सर कुछ नहीं किया, मैं मेरे को आराम पड़ गया, तो आराम अरे नहीं वो पड़ा। आराम क्या, कई दिन तो 2 दिन बॉल डाल लेते, तीसरे दिन फिर उधर पर बहुत सी फिर बॉलिंग दोबारा आ चेक जाता है। करके देख लेते हैं। फिर दोबारा आ जाता है क्योंकि वो खुद के डॉक्टर बन जाते हैं। अरे डॉक्टर बनते हैं ना आजकल, क्या है, डॉक्टर साहब तो बता देंगे अच्छे, डॉक्टर साहब जी थोड़ा सा कुछ महसूस हुआ तो फिर पेन किलर लिया और मैच खाना, वो कहाँ तक सही है? तो जब आप दवाई खा रहे हैं तो हो क्या रहा है कि वो थोड़े टाइम के लिए पेन को सबसाइड कर देता है, जो दवाई का काम है। कि जब आपने जितनी देर तक दवाई खाई तो हमारे शरीर में फाइबर्स होते हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं। एक छोटा नर्व फाइबर होता है, एक बड़ा नर्व फाइबर होता है। तो जो दर्द का फाइबर होता है वो होता है छोटा, और बड़ा नर्व फाइबर होता है कि जिसमें दवाई जब जाती है तो बड़े नर्व फाइबर के अंदर से जाती है, कंडक्शन जाता है, ब्रेन में सिग्नल जाता है और छोटे नर्व फाइबर को रोक देता है। ओके तो वो टेम्परेरी है, जब तक दवाई का असर है तब तक वो रोके हुए है। ओके एक तरीके से सिक्योरिटी गार्ड ने रोका हुआ है किसी अनजान व्यक्ति को अंदर आने के लिए। जब सिक्योरिटी गार्ड का टाइम ओवर हो जाएगा, वो अपने घर चला जाएगा, वो अनजान व्यक्ति आ जाएगा, अंदर आएगा, वो दर्द फिर महसूस होगा, वो फिर दर्द महसूस होगा। बट उसका इंजरी तो बढ़ेगी, फिर इंजरी बढ़ेगी दर्द ही तो महसूस नहीं होगा। क्योंकि सिर्फ दर्द महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन दर्द की वजह से जो काम खराब हो रहा था वो कंटिन्यू चल रहा है, डैमेज बॉडी में हो रहा है, बट आपको महसूस नहीं हो रहा। बस दवाई पेन किलर का काम सिर्फ यही कि वो आपको महसूस नहीं करता, उससे कम नहीं करता है वो। तो पेन किलर खाना ठीक नहीं है प्रॉपर? लॉन्ग टाइम के लिए पेन किलर खाना ठीक नहीं है, क्योंकि वो इंजरी कहीं ना बढ़े। कहीं पर आपकी इंडियन किडनी पे इम्पैक्ट डालेगा, लीवर पे इम्पैक्ट डालेगा। अपने जो नॉर्मल जो प्लेयर हैं वो उनकी तो आदत वही है कि भाई एक मैच खेल लो, एक पेन किलर, फिर दूसरा खेल लो, जब बिल्कुल वो लंगड़े नहीं हो जाते तब तक फिर वो जब तक कुछ चीजों को दिखाते नहीं। क्योंकि अपना शॉर्ट टर्म देखते हैं कि मैं शॉर्ट टर्म अपने आप को कैसे ठीक कर सकता हूँ, वो लॉन्ग टर्म नहीं देखते हैं अपने आप को। और अगर आप मेरी यकीन मानिए, अगर आप लगातार 7 दिन दवाई खा रहे हैं कि मैं दवाई खा के अपना गेम करूं, तो मानिए कि आप अंदर से बहुत बीमार हैं। अगर आपको लगातार 7 दिन दवाई खाकर अपना गेम मैच खेल रहे हैं तो अच्छी खासी इंजरी है आपको, अच्छी खासी इंजरी है जिसको आपको तुरंत दिखाना चाहिए। और मेरी ये सलाह है कि अगर आप अपने आप को अच्छे प्लेयर मानते हैं तो आप ये समझिए कि आप कभी भी गेम में वापस आ सकते हैं, अगर आपका शरीर आपका साथ देगा। नहीं, मेरा तो मानना है, मैं भी एक चीज सोचता हूँ एज ए खिलाड़ी, मेरे भी इंजरी, आप अच्छी बात बोल रहे हैं कि खिलाड़ी क्या ना, वो एक मैच खेलने के लिए पेन किलर खाता है जी, देन वो फिर जितने दिन खाता है उतनी इंजरी को बढ़ाता है, पेन कम करता है, अपने मैच खेलता है। बट मैं कहता हूँ उतने दिन आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लो और रेस्ट कर लो तो आगे के मैच तो खेल सकते हो, बट वो सुधर जाएगी। 7 दिन एडजस्ट करके खेलता है, देन आगे के वो बंद होने ही होने हैं, क्योंकि इंजरी ठीक नहीं होती, पेन ठीक होता है। तो वहां वो गलती शायद मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, एज अ प्लेयर नहीं करनी चाहिए। अब क्योंकि वो प्लेयर इमेच्योर होते हैं, वो इतने बड़े नहीं होते, तो वहीं पर काम आ जाता है कोच का। क्योंकि मैं बार बार कोच नाम इसलिए ले रहा हूँ, कोच हेड ऑफ द फैमिली गिना गया है, माना गया है। तो जो कोच कहते हैं जी, तो जो कोच कहते हैं तो सारे प्लेयर उनकी सर आंखों पर बात रखते हैं और उनकी बात मानी जाती है। कुछ प्लेयर रिस्पेक्ट से बात मानते हैं, कुछ प्लेयर्स मानते हैं डर के, बट मानते जरूर हैं। लेकिन जो प्लेयर नहीं मानते वो नुकसान में रहते हैं, ये आप देखिएगा। और जो प्लेयर मानते हैं वो
हमेशा फायदे में रहेंगे और आगे जाके अपने कोच को धन्यवाद जरूर करते हैं कि आपकी वजह से उस दिन आपने चांटा मारा था तो आज मैं इस जगह पर हूँ। राइट टाइम पे सही सबक देना, सही सिखाना बहुत जरूरी है। जी जी। डॉक्टर साहब जी, मसल्स, टेंडन, लिगामेंट, ये क्या है? जरा बच्चों को तो कई बार बताते बच्चे की लिगामेंट में प्रॉब्लम है, कई कहता है कि टेंडन में मेरी प्रॉब्लम। टेंडन क्या होता है क्या, और इसका क्या टाइम है? अगर इनमें कोई इंजरी होती है तो कितना टाइम लगता है? एक अच्छा सा ब्रीफ कर दीजिए जी जी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मसल और टेंडन है एक दूसरे के साथ चिपके हुए, बट दोनों अलग अलग चीजें हैं। होता क्या है, जहां से मसल, अब जैसे बोन है और जहां पे एक मसल स्टार्ट हुई है अटैच, एक होता है मसल का ओरिजिन, एक होता है इंसर्शन, मतलब एक जहां से निकला है और एक जहां पे जाके खत्म हुआ है। तो जब जहां से वो निकला है वो उस पॉइंट को कहेंगे टेंडन। ओके। टेंडन से फिर बाहर निकलेगी पतली सी लाइन आएगी, फिर बड़ा सा बेली आ जाएगा, उसको कहेंगे मसल। ओके। फिर दोबारा मसल जाके आगे जाके पतली हो जाएगी और वो टेंडन बन जाएगा, पतला सा धागा बन जाएगा जो बोन में जाके लग जाएगा। बोन में कभी भी मसल नहीं लगता, बोन पे सिर्फ टेंडन लगता है। ओके, मसल बोन में कभी नहीं रहता, मसल बोन में कभी लगता है, उसी सिर्फ का एक टेंडन हिस्सा है लगता वो। हाँ, तो जो शुरुआत करेगा वो टेंडन करेगा, फिर बीच में आके मसल आ जाएगा, फिर जो एंड करेगा वो टेंडन करेगा। तो मतलब एक ही पार्ट के दो हिस्से हैं बस। और बोन से जो स्टार्ट होगा वो टेंडन होगा, बोन से जो स्टार्ट होगा और बोन पे जो खत्म होगा वो टेंडन होगा, बीच का जो हिस्सा होगा वो मसल और होगा। लिगामेंट? अब जो लिगामेंट है वो दो बोन को जो आपस में जोड़ता है। एक बोन है, दूसरी बोन है, उसका मसल से कोई रिलेशन नहीं है। लिगामेंट काम करता है स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करने का, और मसल प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का, मोबिलिटी प्रोवाइड करने का। ओके, मसल बहुत जरूरी चीज है। हाँ, मसल हेल्प करता है। जैसे अब ये मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, ये मसल मूवमेंट करा रही है बाइसेप्स। जैसे मैं ये बोलूँ तो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, बाइसेप्स का मूवमेंट हो रहा है। बाइसेप यहाँ से शुरू हो रहा है, टेंडन है, फिर ये बाइसेप्स का बेली है, ये मसल है, फिर यहाँ पर जो आ रहा है वो आ रहा है टेंडन। इसे मैं कहूंगा मसल। और लिगामेंट, यहाँ पे लिगामेंट कहाँ पर है? लिगामेंट यहाँ नहीं होगा, लिगामेंट आएगा मैं भी समझ पा रहा हूँ। लिगामेंट जॉइंट बोला जो आपने, जॉइंट होगा। बोन को तो जोड़ता एक बोन ये, एक बोन ये, इन दोनों को मिला रहा है एक लिगामेंट। एक बोन ये, एक बोन ये, इन दोनों को जो मिला रहा है वो लिगामेंट। लिगामेंट जो रोटेशनल वाले पार्ट को, मतलब जो जॉइंट करके रखा हुआ जो है, इसको बना के जैसे अपने कटोरी, घुटने की कटोरी होती है, वो भी लिगामेंट ही है। वो भी लिगामेंट। तो इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक, मतलब जिस लंबी इंजरी टाइम लेने वाला, घुटने की जो कटोरी है उससे लिगामेंट नहीं कहते, वो मसल का ही टेंडन का एक पार्ट है, बट उसके आसपास जो लगे हुए हैं वो लिगामेंट है। हम कहते हैं जो पटेला, जो टखनी है वो लिगामेंट है, टखनी लिगामेंट नहीं है। ओके। वो एक बोन है, और वो बोन जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स का पार्ट है वो, तो वो एक सिस्टमॉइड बोन है। वो एक बहुत बड़ा टॉपिक आ जाएगा, और नहीं, वो तो लंबा वीडियो लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। बट ये समझ लीजिए कि जो ज्यादा हम साइंस में जाना भी नहीं है, पतला क्योंकि जो है ज्यादा वो साइंस में लिगामेंट नहीं है। हाँ, बस इसमें ज्यादा साइंस में जाएंगे तो बच्चे भी कहेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा। पर मैं ये चीज, जैसे मोस्टली कहते हैं सर मेरा, डॉक्टर साहब ने बताया हमारा इधर टेंडन चला गया है, लेबर, मेरा सर लिगामेंट चला गया है। मैं दोबारा आता हूँ। अगर आपकी मसल की इंजरी हुई है तो आप मान के चलिए आप 1 से 2 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे। हाँ, मैं ये बात पूछ रहा हूँ कि कितना टाइम लगता है? उसी पे मैंने कहा फटाफट मुझ पे आ जाए। अगर मसल की इंजरी हुई है तो 1 से 2 हफ्ते में आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा जी। मसल अगर इंजरी मसल में जैसे क्लियर क्या नहीं इंजरी हुआ होती है, है? अच्छा, अब मसल की इंजरी अलग है, टेंडन की अलग है, लिगामेंट की अलग है, ठीक है जी। मतलब कौन कौन सी हो सकती है मसल्स में? अब जैसे मसल्स की, लेट्स सपोज हम बाइसेप्स की बात करें तो बाइसेप्स का स्ट्रेन हो सकता है। ओके। बैक पेन किस में आता है? वो भी मसल्स में ही आता है। मसल्स में आता है, तो वो भी मसल्स पे आता है ना। तो ये आप ध्यान रखिए, बैक पेन भी आपका 10 से 15 दिन में ठीक हो सकता है जी, है ना? 100%। हो अगर आप सकता है, ठीक तरीके बट से आप करें ठीक तरह से प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। और डिपेंड करता है कि बायोमैकेनिक्स कैसी है। वो द्वारा जब आप नहीं सही होंगे तो वो तो सारी चीज आपको डॉक्टर साहब के पास आके, किसी के पास जाके करनी पड़ेगी। कितनी मसल्स इन्वॉल्व है, 15 दिन में आपका बैक पेन ठीक हो सकता है, बशर्ते आप 15 दिन प्रॉपर ट्रीटमेंट और तरीके से चले। ये नहीं कि 2 दिन ट्रीटमेंट लिया, तीसरे दिन बॉल डाल दी, जी, तो नहीं होगा। 2 हफ्ते से लेके 4 हफ्ता लगता है ना। हाँ। और अब जैसे जो है मसल में सबसे पहली चीज होती है स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या होता है? जब मसल के ऊपर प्रेशर पड़ता है, बार बार हम इसको मूवमेंट कराते हैं तो ये प्रेशर में आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेन नॉर्मली, जो हमारा हफ्ते भर में ठीक हो जाता है। अगर हम स्ट्रेन जल्दी हो जाता है। स्ट्रेन जल्दी होता है। वो मसल स्पॉज बोलते हैं वो। उसके बाद मैं बताऊं, उसके बाद आता है मसल स्पाज्म। हाँ, स्पाज्म। जो स्ट्रेन में अगर आपने नहीं ध्यान दिया, इग्नोर कर दिया, वो चला जाएगा स्पाज्म में। पहले उसने आपको हल्का सा इशारा किया, हरकत करी, अगर आपने उसी वक्त देख लिया। इंडिया में तो कोई देखता ही नहीं हल्का ऐसा। इंडिया में देखते हैं जब सर से ऊपर पानी चले जाता है, उसके बाद कहते हैं डॉक्टर साहब आप कहाँ हैं, है ना। तो वही है, सर मैं छूट जाएगा बस। तो जब हल्की सी हरकत हुई तो समझ लो स्ट्रेन है, चुप करके अपने पहला स्पाज्म से स्टार्ट हुआ, स्ट्रेन से स्टार्ट हुआ, स्ट्रेन से स्टार्ट हुआ,
देन आपने उसको सीरियस नहीं लिया, फिर स्पाज्म में चला स्पाज्म में गया, और जब वो भी सीरियस नहीं लिया तो टीयर में चला गया। टीयर में चला गया। तो टीयर आपने सुना होगा बच्चे कहते हैं कि सर हमारा एमआरआई में आया कि हमारा मसल टीयर हुआ है, मसल तो टीयर, समझ लीजिए कि पहला आप मसल टीयर में टाइम लगता है। हाँ, मसल टीयर के दो तरीके हैं। एक जो ट्रोमेटिक मतलब आपने गेम खेला, सीधा बॉल लग गई या सीधा आप गिर पड़े, ठीक है, या सीधा यहाँ पे आके कुछ फट गया, किसी ने सीधा मार दिया, वो टीयर हो गया, वो तो अलग हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो टीयर अलग चीज हो गई। एक हो गया टीयर आप ही की गलती की वजह से कि आप मसल्स पे ध्यान नहीं दिया आपने, बार बार उस पर लोड लेते आते चले गए, कोई भी काम करते चले गए, बॉलिंग करते चले गए, कुछ करते चले गए, ध्यान दे नहीं रहे, उसको रिकवरी करनी है, एक दिन आके फटक जाएगा। ओहो, तो वो टाइम ले जाएगा। वो तो फिर टाइम ले जाएगा महीनों में। अब जहां हम हफ्ते में ठीक कर रहे थे, तो कुल मिला के मेरी कहानी ये है कि जल्दी पकड़ेंगे और जल्दी डॉक्टर पकड़ लेंगे, मतलब पेन किलर से बचे रहेंगे और जल्दी डॉक्टर अच्छे किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मिल लेंगे, तो आप बहुत अच्छी क्रिकेट बाद में भी खेल सकते हैं, ज्यादा नहीं। मोस्टली गलती यही करते हैं। अब इसी में हम टेंडन पे आ जाएं। अब टेंडन पे आ जाए तो अब डिपेंड करता है कौन कौन से एरिया में मसल्स हैं, कौन कौन से एरिया में टेंडन है। बैक में ज्यादातर हमें मसल्स का इशू आता है, क्योंकि वहां पे टेंडन जो है होते ही नहीं है, बहुत नाम मात्र के होते हैं, क्योंकि टेंडन होता है पतला, अब बैक की मसल्स होती है इतनी बड़ी, ओके, तो टेंडन तो वहां पे भी होता है, बट एक नॉमिनल एरिया का मतलब छोटा सा पार्ट होता है उसका टेंडन का, और छोटे से पार्ट पे खत्म हो जाता है। जो लार्जर एरिया हो वो मसल का है, इसलिए मसल की इंजरीज में ज्यादा वो लोड लेती है। मैं नहीं कह रहा टेंडन की नहीं होती, टेंडन तो होगा, बट वो टेंडन छोटा है और मसल बहुत बड़ी है। लोड मसल्स लेगी, लोड पूरी मसल ले रही है, टेंडन लोड कम ले रहा है बहुत ज्यादा, इसलिए बैक में मसल्स, बैक में मसल्स, हिप में मसल्स, हैमस्ट्रिंग जो है वो मसल्स, क्वाड्रिसेप्स वो मसल्स। बाइसेप्स में क्या होता है, ज्यादातर आपको टेंडन का इश्यू होता है, क्योंकि इसमें टेंडन का रोल ज्यादा है। स्ट्रेस फ्रैक्चर जैसे होता है वो बोन, वो अलग बात करेंगे, वो अलग बोन के पहले हम बातें बहुत सारी हैं, पर क्या करें, वीडियो लंबा हो जाता है। अब जो बाइसेप्स है उसमें टेंडन बड़ा है और मसल छोटा है, मतलब टेंडन के ऊपर लोड बड़ा है और मसल के ऊपर लोड छोटा है, तो इसलिए आपने ज्यादातर सुना होगा सर मुझे बाइसेप्स की टेंडिनोपैथी हो गई है, मुझे सुप्रास्पाइनेटस हो गया है। सुना होगा कि एमआरआई में आया कि सर मुझे सुप्रास्पाइनेटस हो गया है, मुझे बाइसेप्स की टेंडिनोपैथी होगी। वो क्या होता है, टेंडन के ऊपर लोड आने की वजह से अगेन पहले आएगा स्ट्रेन। हमें कैसा महसूस होगा स्ट्रेन, लाइक कैसा महसूस होता है? स्ट्रेन आपको महसूस होगा, आपको लगेगा कि ना हल्का सा आज मेरे को सोरनेस आ रही है, सोरनेस आ रही है, और वो अब आपको देखेंगे कि आपने एक्सरसाइज नहीं करी उसके बावजूद भी सोरनेस आ रही है। इसके अलावा आपने गेम ऐसी ज्यादा खेली है कि उसके ऊपर इन्फ्लामेशन आ गया, मतलब रगड़ खा गया है, रगड़ खा गया, उसको हम इन्फ्लामेशन कहते हैं, जिसको हम आइटिस कहते हैं। उस पर ध्यान नहीं देंगे तो दो तरीके की है, या तो आप खेल रहे हैं, लग गई है ट्रॉमा हो गया तो वो टीयर होगा, और अगर आपने अपनी गलती करी कि आपको स्ट्रेन हुआ, आपने नहीं ध्यान दिया, टेंडनाइटिस हुआ, नहीं ध्यान दिया, तो वो टीयर हो जाएगा नेक्स्ट। तो अब जो टेंडन की इंजरी होगी वो समय लेगी कम से कम 6 से 8 हफ्ता या 12 से 18 हफ्ता, डिपेंडिंग अपॉन किस साइड का टेंडन डिस्टर्ब्ड है, कितना डिस्टर्ब्ड है, और टीयर है कि नहीं, कितने फाइबर टीयर हुए हैं उसके नहीं हुए। टेंडन को तो मेरे ख्याल से हील होने में ऑटोमेटिक उसके बाद जैसे कुछ रहता है ना कि इसकी इंजरी का जो आपकी प्रक्रिया है जो फिजियोथेरेपिस्ट में रिहैब तो जब आता है, या उसमें भी टेंडन में भी रिहैब चलता है? 100% उसमें भी अच्छा, रिहैब चलता है साथ में साथ, तो और पहले दिन से ही रिहैब चल जाएगा। उसके अलावा जो है अब देखिए 5 तरीके की चीज है जो आपका ये सारी इंजरी का प्रोसेस उसको बेटर करती है। इस पे बात करने से पहले मैं लास्ट टॉपिक पे आ रहा हूँ, लिगामेंट। उसके बाद में बताऊंगा कि कौन से 5 तरीके हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है। आप बोलिए, मैं सुनता रहूंगा, बच्चे सुनते रहेंगे। ठीक है। तो लिगामेंट में अब क्या होता है कि जैसे मैंने बताया, एक बोन से दूसरी बोन पे लग रहा है लिगामेंट, अब उस पे आता है स्प्रेन, उस पे स्ट्रेन नहीं होता, उस पे होता है स्प्रेन। नाम दिया गया है, उसके जोर को क्या देंगे, इसके जोर को क्या देंगे, नाम लेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमें क्या बीमारी है ना। स्प्रेन कहेंगे तो ऑटोमेटिक समझ जाओगे आपको लिगामेंट का प्रॉब्लम है ना। तो जो ज्यादातर होता है एंकल में, आपने एंकल एकदम से आया और ऐसे से ट्विस्ट हो गया, ट्विस्ट होकर वापस चला गया, अब आपसे चला नहीं जा रहा है ठीक से, तो इसके अलावा वो आपने स्प्रेन कर रखा है। जबरदस्ती चलते रहेंगे तो वो ग्रेड 1 टीयर, ग्रेड 2 टीयर, ग्रेड 3 टीयर। सेम टेंडन का भी यही होता है, सेम मसल का भी ग्रेडिंग होती है, लिगामेंट की भी लेवल बढ़ जाएगा। अब लेवल क्या होता है, ग्रेड 1 टीयर में चाहे लिगामेंट, चाहे मसल, चाहे टेंडन, ग्रेड 1 टीयर में थोड़े से फाइबर टूटते हैं, बाकी सारा जुड़ा रहता है। तो आप बहुत अच्छा रिहेबिलिटेशन से ठीक हो सकते हो, जो आपका 6 से 8 हफ्ते की रिहेबिलिटेशन, एंड यू आर इन अ गुड हैंड। ग्रेड 2 टीयर मतलब 50% फाइबर टूट चुके हैं, 50% रह गई हैं, वो टाइम ले सकता है आपका 18 से 24 हफ्ता। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज आप टेंडन लिगामेंट के बारे में पूछूंगा। एक सवाल था कि मेरे कल परसों किसी ने, शायद वो मेरा वीडियो देखेगा, एक लड़का था बॉल के ऊपर उसका एंकल आ गया, और वो आप सुनना अगर आपके लिए वीडियो, तो वो उस पर बॉल पड़ा, वो शायद उसका टीयर ही हुआ कुछ,
जो ग्रेड 3 टीयर होते हैं, सारे के सारे हाँ, फट गए हैं, अब हाँ। कुछ नहीं कर अब सकते, उसने सर्जरी करानी कहीं पड़ेगी। इलाज कराया, सब कुछ कराया, तो काफी दिन हो गए, उसकी स्वेलिंग नहीं जा रही है, स्वेलिंग खत्म ही नहीं हो रही है, तो उसमें क्या वो। देखिए, अगर आपका सबसे पहले जब भी आपको इंजरी होती है तो सबसे पहले आप आइस लगाइए। अगर आइस लगाते ही आपका पेन बढ़ जाता है तो समझ लीजिए फ्रैक्चर है। हाँ जी, मैंने सुना है अगर आइस लगाते हैं, कोई भी इंजरी अगर आपको हो रही है और आप उस पर आइस लगा रहे हैं और वो नहीं पेन बढ़ रहा है या अझेल हो रही है आइस लगाना, तो पेन मतलब बढ़ रहा आपका फ्रैक्चर है वो, ये मान लो। 100% श्योर है फ्रैक्चर। आप तुरंत एक्सरे कराइए, ये तो मैं भी कर चुका हूँ छोटा मोटा डॉक्टर बन के। तुरंत एक्सरे कराइए और ऑर्थोपेडिक्स के पास जाइए, ऑर्थोपेडिशियन के पास जाइए, जो आपको उसका तरीका बताएगा कि आप कास्ट में रखना है या नहीं रखना है। और जब कास्ट में जब वो हटाने को कहेंगे तभी आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे, या फर्स्ट डे भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ आइसोमेट्रिक के लिए जा पाएंगे। फर्स्ट डे से रिहैब मत करिएगा। अगर आपको फ्रैक्चर है तो पहले फ्रैक्चर को हील होने दें, उसके बाद ही चीजें करिए। तो ये तो हमने बताया, आइस करके आपको पता चल जाएगा। अगर आइस करके स्वेलिंग कम नहीं हो रही है ओके, तो समझ लीजिए आपको ग्रेड 3 टीयर हो चुका है, ओके, या ग्रेड 2 से ज्यादा वाला टीयर हो गया जिस वजह से स्वेलिंग कम नहीं हो रही है। तुरंत एमआरआई करानी पड़ेगी आपको, या एमएस के अल्ट्रासाउंड कराना टीयर पड़ेगा। वो लिगामेंट में है, लिगामेंट टीयर हो सकता है, मसल टीयर हो सकता है, हमें नहीं पता। वो एमआरआई में आ जाएगा। हमें ये पता है कि स्वेलिंग कम नहीं हो रही है, तो हमें जाना पड़ेगा एक डायग्नोसिस के लिए जो हमें रियल बताएगा कि इसके अंदर अब क्या दिक्कत आई है। असेसमेंट तो फिजिकल असेसमेंट तो हम करते ही हैं, लेकिन कई बार होता है कि बहुत सारी चीजें हैं जब हमें लगी होती है तो स्वेलिंग इतनी ज्यादा बढ़ती है कि हम ठीक से असेस भी नहीं कर पाते। तो हम कहते हैं 2 दिन रुक जाओ, आइसिंग करो, पेन बढ़ता तो तुरंत एमआरआई नहीं, एक्सरे कराइए और कास्ट लगवाइए। अगर पेन नहीं बढ़ता तो इसी को लगाए रखिए और क्रेप बैंडेज बांधिए, और फिर 2 दिन के बाद हम देखते हैं क्या क्राइटेरिया है। 2 दिन में अगर पेन कम होता है इसका मतलब नॉर्मल है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 तक है या नॉर्मल पेन है, वो अपन देख लेंगे। अगर नहीं होता तो भाई अब आप चाहिए, अब आप सीधा सीधा सर्जन का आपका काम है। और अगर आप सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1 साल वेट करना पड़ेगा इसको सेल्फ हीलिंग के लिए। बॉडी की क्षमता है खुद हीलिंग की। हाँ, हमारी बॉडी इतनी ज्यादा सक्षम है, हम करते नहीं है, हम करते नहीं है, हाँ बिल्कुल, हमारी बॉडी सक्षम है कि हम लालच करते हैं, हम पैसा बचाते हैं क्योंकि डॉक्टर साहब की फीस से डरते हैं। और मैं आपको बताऊं, डॉक्टर साहब कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं है, ये बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स के लिए करना चाह रहे हैं और इनकी कोई ज्यादा फीस नहीं है। और मेरे रेफरेंस से मेरा नाम ले देंगे तो बहुत अच्छा डिस्काउंट भी देंगे जो लेते भी हैं, है ना। तो बात क्या है कि आप डरो मत, आप इंजरी है, आप इंजरी को पहले आप हिंदुस्तान में हम लोग जैसे हमने भी कोई गलतियां की, हम पैसा बचाने के चक्कर में फिजियो पास जाएंगे, इतना पैसा देगा 1 शिफ्ट का 2 शिफ्ट का। भाई वो भी दुकान खोल के बैठा है, दुकान बोलो तो क्लिनिक अच्छा सेंटर खोल के बैठा है, तो वो भी तो उसको काम है, बट वो आपको काम को आपको सही कर रहा है, आपको ठीक कर रहा है। आपको बुखार आता है, आपको मलेरिया हो, कुछ भी टाइफाइड हो, कुछ कोई भी कैसी भी चीज हो, आपको बीमारी हो, तो डॉक्टर पास जाना नहीं पड़ता। तो जब इंजरी में क्या टाइम मिल जा रहा है आपको, जब बिल्कुल हालत खराब होती है तब भागते तो एंड में हो ही जब, क्योंकि आपका सीजन निकलता है। तो पहले तो इंजरी को बिगाड़ो मत, आप पैसे की चिंता मत करो, पैसा सही टाइम लगा लोगे तो उतना ही खर्च होगा। नहीं तो 4-5 बार एमआरआई कराना पड़ जाता है, किसी और डॉक्टर के पास जाओगे तो वो 1 बार एमआरआई बोलेगा, फिर वो बोलेगा, तो पैसा उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। पहले पैसा मत बचाओ, आपको लगता है अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट पकड़ो, देन उससे देखो क्या गलती हो रही है, कि क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि लिगामेंट अगर टीयर होगा तो 1 साल, क्योंकि सर्जरी का भी उसमें आता है, सर्जरी बेटर है या रिहैब से बेटर काम हो जाए। अक्सर होता क्या है कि मसल्स और टेंडन में ब्लड सप्लाई होती है तो वो रिकवरी जल्दी हो जाती है। अच्छा, लिगामेंट की ब्लड सप्लाई नहीं होती है, ओके। तो अगर वो ग्रेड 3 टीयर हो गया तो आपको सर्जरी मसल्स और उसमें भाई ब्लड की, हाँ ब्लड जाएगा तो वो चीज हील होगी, और लिगामेंट में ब्लड सप्लाई नहीं है, तो इसीलिए लिगामेंट में साल भर लग जाता है, 8-8 महीने लग जाते हैं। और इसीलिए क्योंकि लिगामेंट में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमें जाना है नहीं जाना है, फिजियो के पास करें ना करें, कुछ न्यूट्रिशन के लिए लें ना लें, और इस असमंजस में 2-3 महीने निकाल देते हैं और कंडीशन को क्रॉनिक कर देते हैं। एक बार कंडीशन क्रॉनिक हो गई मतलब समझ लीजिए कि मैं रोज गाड़ी धो रहा हूँ तो साफ दिख रही है, अगर मैंने 3 महीने बाद गाड़ी धोई तो मुझे कितना समय लगेगा गाड़ी को साफ करने में, टाइम लग जाएगा। यही बात है क्रॉनिक चीज का और एक्यूट चीज का। इस सिंपल शब्दों में मैंने समझाया कि क्रॉनिक और एक्यूट क्या होता है ना। तो मैं तो कहता हूँ थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है आप तुरंत अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट के पास। वो एटलीस्ट आपको ये बता सकता है कि आपकी सर्जरी का केस है या नहीं है। अगर सर्जरी का होगा, अगर वो डॉक्टर अच्छा है, फिजियोथेरेपिस्ट अच्छा है, तो आपको तुरंत बताएगा कि आप मेरे पास ही रहिए या आप सर्जन के पास जाइए, वही आपका इलाज कर सकते हैं, अब मेरे से आगे निकल चुकी है। सर्जन वाला काम सर्जन करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट वाला काम फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं, और स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट जो खिलाड़ियों के लिए वो ऐसे डॉक्टर साहब करते हैं।
एंड जो जिसका डिपार्टमेंट है वो करता है, हमें उसी तरह के व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो जिस चीज़ का महारत हासिल है। तो बैक पेन पे हमने बात कर ली, टेंडन, लिगामेंट, मसल्स पे बात कर ली, और बाकी इंजरी कई सारी होती हैं घुटने की, तो वो भी उसमें आगे सारे ओवरऑल आपने कवर ही कर लिया कि भाई टेंडन में क्या मोटा मोटा injury- मैंने टेंडन तो मसल फर्स्ट लिगामेंट आप एक बताया, सब डॉक्टर साहब, कुछ एक याद। मतलब जैसे बिगनर्स होते हैं उनको कई बार आप जैसे फिजियो नहीं मिलते, जी। और कई बार वो इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि भाई मतलब वो नहीं जानते। आप चलो खुश नसीब है कि आप दिल्ली नोएडा में बहुत क्रिकेटर हैं, आपसे मिल लेते हैं। जी। हमारे जैसे छोटे शहर में, आगरा शहर में शायद उस तरह के स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट अभी नहीं है। जी जी तो ऐसे प्लेयरों को मैं मानता हूं कि आप जैसे लोगों से मिलना चाहिए और करना चाहिए, जी। बट ऐसी कोई चीज सुझाव जो बचाव, जो इंजरी ना हो, जैसे आपने वो चीज भी जिक्र कर दी कि बायोमैकेनिकल आप अपने, तो वो तो उसको नहीं पता, जी। कोच बता सकता है, पर आजकल कोचों की संख्या भी इस तरह की कि वो नहीं ध्यान देते। अब तो जैसे हाँ, जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया था कि रिकवरी में या इंजरी को ठीक करने के लिए या प्रीहेबिलिटेशन के लिए कि इंजरी ना हो, 5 फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेगा कि आप कितने हेल्दी हैं। वो 5 फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर है आपका स्लीपिंग पैटर्न। ओके, आपका दिन का 7 से 8 घंटा और हफ्ते का 40 से हाँ 48 ये घंटे मोटी की मोटी बात स्लीपिंग पूछना चाह रहा होनी हूँ, चाहिए। लाइफ स्टाइल में हम ऐसे ही करता। हाँ, पहला हो गया आपका स्लीपिंग पैटर्न। ओके, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि पहला हो गया दूसरा हो गया, मतलब ये 5 है, इनमें से पहला स्लीप कर सकते हो या पहला जो मैं बोलूंगा वो कर सकते हैं। ठीक नो है, एक है स्लीपिंग पैटर्न, ठीक है। दूसरा है हाइड्रेशन। ओके, जितना आप अच्छा पानी पिएंगे, साफ पानी पिएंगे, ज्यादा पानी पिएंगे, उतनी आपकी बॉडी में मॉइस्चर रहेगा, उतनी लिगामेंट्स, मसल्स और आपके टेंडन कम डिहाइड्रेट रहेंगे या कम अच्छी बात ड्राई है, रहेंगे। अच्छी बात है ठीक ये है, तो। अब कैसे पता चलेगा कि मैं हाइड्रेट हूं या नहीं हूं? आपकी बॉडी अलग है, मेरी अलग है, तो मैं ये नहीं कहूंगी आपको उतना ही पानी पीना जितना मेरे को पीना है। मुझे जितना पीना है मेरी बॉडी बताएगी, आपको जितना पीना है आपकी बॉडी बताएगी। कैसे बताएगी? 2 तरीके हैं। एक तो मैं से अगर हाथ रखूंगा तो मैं इसको पिंच करूंगा, तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने छोड़ा फटाफट इसने अपने आकार ले लिया। चेक कर रहा है चीज। हाँ, हाँ, सब जने चेक करिए, ये सबके लिए, इसे हम टर्गर टेस्ट कहते हैं। हाथ को ऐसा रखा, हाथ के ऊपर आपने पिंच किया और इसको छोड़ा। अगर ये एकदम से चला गया तो इसका मतलब आप अच्छा हाइड्रेट है। अगर ये नहीं गया, रिंकल्स बनाता है या रुक जाता है, तो समझ मेरा लीजिए रुक रहा है आप डॉक्टर साहब। हाइड्रेट नहीं है। नहीं, आपका बहुत अच्छा जा रहा है, नहीं जा रहा है। लेकिन थोड़ा सा आपका डिहाइड्रेट है। आप देखिए थोड़ा सा हाँ, मेरे को लग रहा इसमें है ड्राइनेस आ रही है। हाँ, मेरा येलो भी दूसरा कैसे बताएगा? बिल्कुल, यूरिन जो आपने बात की, दूसरा क्या बताएगा? जब हम यूरिन करते हैं वो आपको बताएगा कि आप हाइड्रेट है या नहीं। आपका यूरिन हल्का सा येलो होना चाहिए, होना चाहिए। हल्का सा येलो होना चाहिए, वो आप हाइड्रेट हैं। अगर वो ज्यादा येलो है, डार्क येलो, मतलब आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं। अगर वो पानी की तरह आ रहा है तो मतलब अब आपकी बॉडी से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स निकल रहे हैं, ओके, जिसे हम देसी भाषा में कहते हैं नमक निकल रहा है शरीर से। ओके। नमक भी निकलना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि शरीर में नमक रहेगा, न्यूट्रिएंट्स तो रहेंगे, ज्यादा पानी पियेंगे तो वो निकलेगा ही फिर वो तो। निकलेगा ही निकलेगा, वॉश आउट उसकी होगा। जगह हम लोग जैसे नींबू पानी ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉल ले लेते हैं, जूस ले लेते हैं, हम ज्यादा साफ पानी कोकोनट वाटर लेना ले लेते हैं, है ना। वो लेना चाहिए दिन में एक बार, ताकि हमारे न्यूट्रिएंट भी बने रहें। हाइड्रेट का मतलब ये है कि आपके शरीर में पानी की पूर्ति रहे आपकी पूर्ति बॉडी के रहे। अनुसार। तो पहले वैसे हमने लोग बोला इंग्लिश sleep। नहीं जानते, तो हाइड्रेट मतलब आपकी बॉडी पानी जिस चीज से बनी हुई है, जितनी बॉडी को नीड है वो होनी चाहिए। वो होनी चाहिए। पहला हो गया स्लीप, दूसरा हो गया पानी। स्लीप मतलब सोना। सोना। सोना पहला हो गया। नींद पूरी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। एक तो नींद और एक नींद पूरी होना। नींद पूरी होना 7 से 8 घंटा, मैंने आपको बोला दिन का 7 से 8 घंटा ये पूरा तो मैं होना जिक्र चाहिए। करता हूँ। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर यही तो हमारी उम्र है, 3-4 घंटे सो जाएंगे बहुत है। मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है। अगर आपको उस समय लग रहा है जवानी कि का टाइम है, पता नहीं चलता। आपको अगर लग रहा है कि मैं 4 से 5 घंटा अच्छी नींद ले पा रहा हूँ, तो वो सही है। गहरी नींद होनी चाहिए वो 4 से 5 घंटा भी। ये नहीं कि मैं सो रहा हूँ और मैं फटाफट उठ जा रहा हूँ, नहीं। या तो गहरी नींद आपके 5 घंटे, या प्रॉपर साइकिल होनी चाहिए 7 से 8 घंटे की। ओके। तो ही आप एक अच्छी रिकवरी कर पाएंगे। पानी होना चाहिए आपका दूसरा। नींद हो गया, पानी हो गया, पानी हो गया। अब तीसरी की बात कर रहा हूं मैं, वो है आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बहुत जरूरी चीज है। ठीक है जी। अब न्यूट्रिशन में आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब न्यूट्रिशन में तो खान पीन ही होता है। हाँ जी, खान पीन ही होता है, बट उस खान पीन में आप प्रोटीन कितना बेटर ले पा रहे हैं, कार्ब्स कितना बेटर ले पा रहे हैं, क्या बॉडी में मैग्नीशियम जा रहा है, क्या पोटेशियम जा रहा इतनी है, सारी चीज लेनी क्या पड़ती है। सोडियम जा रहा है। अरे। तो इसलिए हम कहते हैं अगर आप एक अच्छे प्लेयर हैं और अगर आप अपने आप को अच्छा एक मुकाम पे लेके जाना चाहते हैं, तो आप कुछ ना करके भी साल में एक बार अपना ब्लड टेस्ट जरूर कराएं, ओके। जिसमें सीबीसी आता है। सिंपल 300 रुपए का टेस्ट है, कोई बहुत ज्यादा महंगा टेस्ट नहीं है। जिसमें आपकी बॉडी का सोडियम आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा,
आपकी बॉडी में बता देगा कि ब्लड सेल्स कैसे हैं, आपकी बॉडी के आरबीसी बता देगा, डब्ल्यूसी बता देगा। पर डॉक्टर तो जो देखता है वो पढ़ता सीबीसी में जो बताता है कि आपके अंदर मैग्नीशियम कमी है, 2-4 टैबलेट लिख देता है, टैबलेट ऐसा काम चल जाएगा मैग्नीशियम सब? नहीं, आप मेरे हिसाब से आपको सिर्फ और सिर्फ नेचुरल सोर्सेज में ही नेचुरल जाना सोर्सेज से, चाहिए। वही मैं कहना चाह रहा था। नेचुरल सोर्सेज में आप देखेंगे कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो क्रेनबेरी, नहीं कर सकते तो अनार, पोमीग्रेनेट, ठीक है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ले सकते हैं आगे जाके छोटी मोटी, अगर मैं बात ना करूं तो ब्लूबेरीज। अगर नहीं कर सकते तो शकरकंदी। वो शकरकंद तो बहुत शकरकंदी तो सबको ही खा सकता है। हाँ, अभी तो और वो मौसम भी शरीर आ के रहा लिए है। भी अच्छी चीज है ना, मौसम भी आ रहा है, मजा आएगा तो खाने में, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको अच्छा मैग्नीशियम भी देगा, अच्छा पोटेशियम भी देगा, अच्छा आपको कैल्शियम भी देगा। हर एक चीज का अपना है, कार्ब अलग से, प्रोटीन अलग तो से, आप हर एक अपने चीज। फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट भी आपको मोटा मोटा बता देगा कि ये चीज आपको लेनी है। अदरवाइज आप इनके लिए अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट भी हायर कर सकते हैं। बट जो बच्चे नहीं पेबल हैं या नहीं कर सकते, खा सकते, तो आप अच्छे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट से पूछेंगे, वो आपको जनरल चीजें बता देंगे, बेटा ये खाना स्टार्ट नहीं करो। तो इस वीडियो के आपको माध्यम से डॉक्टर साहब का मैं नंबर मेंशन करूंगा। डॉक्टर साहब का नंबर चलो आप एक लिख ही लो वीडियो में, 9599066649। दोबारा बोलता हूँ, 9599066649। और एक और दूसरा नंबर है 9818045458। अगेन बोल रहा हूँ, 9818045458। ये डॉक्टर साहब के पर्सनल नंबर है, जो खुद आप मेरे व्यूवर्स के लिए दिए हैं इन्होंने, कि इनको कभी कोई दिक्कत हो तो डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कोई भी इंजरी हो, कोई परेशानी हो, डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे दरवाजे, जो मेरा स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट मसल्स स्ट्रेच एंड पेन क्लिनिक है, के दरवाजे हमेशा खुले हैं उनके लिए, उनका स्वागत है। तो इस चीज़ का मैंने बीच में ये मेंशन कर दिया। तो हाँ डॉक्टर साहब, तो पानी और स्लीपिंग, और तो स्लीप पैटर्न हो गया, हाइड्रेशन हो गया, तीसरा हो गया हमारा न्यूट्रिशन, चौथा हो गया लाइफस्टाइल। अब कहेंगे अब ये लाइफस्टाइल क्या चीज है, ये तो हमने पहली बार सुना है कि कोई स्टाइल, नया स्टाइल अपना। नहीं 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 नहीं, लाइफस्टाइल मतलब आप कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे सोते हैं। क्या आप बहुत देर तक बैठ रहे हैं एक जगह, क्या आप बहुत देर तक सो रहे हैं, क्या आप बहुत देर तक सोना एक भी जगह लेट हानिकारक रहे होता हैं? है। जी, तभी मैंने कहा सिर्फ 7 एक 4 व्यूवर है मेरे, एक व्यूवर है, वो 11 बजे उठते हैं सो के। तो वो भी गलत है ना। हाँ 11। देखिए, वो क्रिकेटर बच्चा है। देखिए एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। हम कहते हैं ना कि हद से ज्यादा भी हानिकारक होता है। तो अगर आप 4 घंटे सो रहे हैं तो गहरी नींद होनी चाहिए। वहीं पे अगर आप 11 घंटे सो रहे हैं तो आप सोचिए कि अब आप नींद की दूसरी साइकिल में चले गए हैं, तो फिर वो आपको और 11 घंटा सोना पड़ेगा। इसलिए आपने पूरा दिन बर्बाद कर दिया। 7+7, अगर आप 14 घंटा सो गए तो फिर आपने जिंदगी में पाया क्या? तो 7 घंटा सोइए, बाकी जिंदगी 7 में बहुत घंटा। चीजें हैं। अब बार की तरह इस बार भी हमारी वीडियो कहीं ना कहीं अटक गई। अटक क्या गई कि देखो, हमारी वीडियो लंबी हो जाती है, हमारे फोन अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है, तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो डॉक्टर साहब 5 चीज जो आप बताए तो रिहैब पे आ गए थे, जो जरूरी थी, एक एक करके नंबर 1 ऐड करेंगे। पहली कौन सी थी? स्लीप। स्लीप, स्लीप यानी सोना। सोना। हाँ। दूसरा है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब बॉडी की जितनी पानी की जरूरत है वो। जी। तीसरा है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, क्या डाइट लेनी है हमको, क्या खाना है, किससे कार्ब मिलता है, किससे मैग्नीशियम मिलता है, किससे और प्रोटीन वोटीन, जो जो कब खानी है, कैसे खानी है, वो सब डॉक्टर साहब बताएंगे। उसके लिए भी अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है। हम लोग लाइफस्टाइल, घूमना फिरना, टाइम वेस्ट, वो भी एक जरूरी हिस्सा है। कि आप मतलब जो उल्टा सीधा घूमते हो, रेस्ट नहीं करते हो, वो भी है। पर डॉक्टर साहब की है पोस्टर। अब डॉक्टर साहब की लाइफस्टाइल का क्या है, जो आज हमें भी पता चली है कि आप बैठते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, आप सोते कैसे हैं, वो लाइफस्टाइल। तो ये टोटल 4 चीज हो गई। 5वां है रिहैब। 5वां है रिहैब। रिहैब जो एक्सरसाइज जो इंजरी से पहले भी कर सकते हैं, इंजरी के बाद करते हैं, उसको सही करने के लिए, ठीक है। ये 5 चीज, और ये चारों चीज ये चारों चीज जब, मैं आपकी सुन चुका हूँ बात, ये चारों चीज जब ही काम करेंगी, रिहैब जब काम करेगी जब चारों चीज परफेक्ट होंगी, राइट। ये चारों चीज जब काम करेंगी, जब आपके रिहैब जब काम करेगा, जब आपकी चारों चीज परफेक्ट होंगी। तो जिंदगी में इंजरी से बचने के लिए और चीजों से बचने के लिए ये 5 चीज बहुत जरूरी है, और ये करनी चाहिए, और इसको देखना चाहिए, सुधार करना चाहिए। और डॉक्टर साहब से मैंने जैसे बताया बहुत सारी जानकारी है। आप मुझे कमेंट्स भी करेंगे कई सारी चीजों पे, जैसे कोई सवाल होता है मैं डॉक्टर साहब को तुरंत डालूंगा, और उसके बाद हम वीडियो भी बनाएंगे, बात भी करेंगे। बट मेरी एक राय है कि मैंने जैसे भी बोला है, नंबर सब आपको दे दिया है, सारी चीज दे दी है, आपको एक बार इनके क्लिनिक जाना चाहिए। और मैंने आपको बताया कि मेरी वजह से जाओगे तो आप फायदा ही लोगे, और वैसे भी आप बात करोगे, नंबर दिया है तो स्वागत करेंगे आपका।
और इंजरी ना हो पहले तो, और होती है तो जरूर मिलना चाहिए। नोएडा में सेक्टर 22 में नंबर मैंने 122 सॉरी 122 में, नोएडा सेक्टर 122 में स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट मसल्स स्ट्रेच एंड पेन क्लिनिक। और हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी है। कई बच्चे जो नहीं आ पाते तो उनके लिए हमने बहुत सारी एक्सरसाइज वैसे ही कस्टमाइज डाली हुई है कि अगर वो एक्सरसाइज उसी को देख के अगर अपना रिहा प्लान बना सकते हैं बहुत अच्छा है। अगर उनको फिर भी लगता है जरूरत है जब मर्जी आ सकते हाँ, जब भी जैसी चीज आ सकते हैं, और टच कर उसमें रहना चाहिए, टच में। और डॉक्टर साहब और कोई चीज बची है अपने? हैं। अभी तो मेरे ख्याल से फिलहाल चीजें अगर हम बहुत सारी चीजें हैं। तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम अगर बेसिक से बात करें तो बेसिक में सिर्फ यही है जो हम बात कर सकते हैं। बाकी डिटेल में तो जो मैंने 5 फैक्टर की बात करी उसको हम बहुत डिटेल में और बात कर सकते हैं। ओवरऑल 5 फैक्टर को डिटेल में बता सकते हैं। डिटेल के लिए तो वीडियो कम से कम डॉक्टर साहब से मिलके ही बनेगी, वीडियो नहीं बनेगी तो मिलना ही पड़ेगा। और अपने आप को बचाव के लिए सारी चीज, मेरे ख्याल से अगर इस वीडियो को गौर से सुनेंगे तो सारी चीज आ जाएगी। आपके पोस्चर कैसा है, बायोमैकेनिकल्स कैसे काम कर रहे हैं, तो आप उसमें गलत तो नहीं है, वो सब आप ध्यान रखेंगे तो इंजरी होने के चांसेस कम है। डिटेल के लिए तो वीडियो कम से कम डॉक्टर साहब से मिलके ही बनेगी, वीडियो नहीं बनेगी तो मिलना ही पड़ेगा। और अपने आप को बचाव के लिए सारी चीज, मेरे ख्याल से अगर इस वीडियो को गौर से सुनेंगे तो सारी चीज आ जाएगी। आपके पोस्चर कैसा है, बायोमैकेनिकल्स कैसे काम कर रहे हैं, तो आप उसमें गलत तो नहीं है, वो सब आप ध्यान रखेंगे तो इंजरी होने के चांसेस कम है। डाइट वगैरह जो 5 चीजें बता दी हैं वो आप प्रॉपर तरीके से करें। रिहैब जो आप बोला, रिहैब भी पहले भी होता है, इसलिए वो भी उसमें आ रहा है इंजरी से पहले, कि आप रिहैब बोले एक्सरसाइज आपको किस पार्ट की। अननेसरी जिम करना वो क्या सही है? आजकल ट्रेनर जिम कराते हैं क्रिकेटरों को, नहीं, बहुत तगड़ी तगड़ी जिम कराते हैं। अगर आप मसल्स को ओवर ट्रेन कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट ही लेकर आएगा, क्योंकि आप वेट ट्रेनिंग तो कर रहे हैं, लोडिंग तो कर रहे हैं, और उस लोड को कम करने के लिए आप स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे हैं ठीक से। अगेन फिर 5 फैक्टर्स में से एक फैक्टर आ जाएगा, हाइड्रेशन ठीक से नहीं ले रहे, न्यूट्रिशन ठीक से नहीं ले रहे, स्लीप ठीक से नहीं ले रहे। अगर ये चीजें ले ही नहीं रहे तो फिर आपसे वो लोडिंग करने का कोई फायदा नहीं होगा। आपको फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, मतलब वेट ट्रेनिंग मतलब मसल में पावर लेने से अच्छा मोबिलिटी का भी बहुत काम। मोबिलिटी क्या होती है? मोबिलिटी अब सर 2 चीजें हैं, एक है मोबिलिटी और दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी होता है मसल्स की कितनी स्ट्रेंथनिंग है उसमें, मतलब उसमें पावर है, और पावर के साथ साथ कितना वो मुड़ जाता है ठीक से। मतलब अब अगर आप देखा होगा आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर कभी ठीक से बाइसेप कर्ल नहीं लगा पाते थे अपने ओल्ड एज में, क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा उन्होंने उसकी मसल की स्ट्रेंथनिंग कर ली थी कि वो फ्लेक्सिबल नहीं था, वो टाइट हो चुका था। तो फ्लेक्सिबिलिटी मसल्स की होती है, मोबिलिटी होती है जॉइंट्स की। आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम ठीक से हिप नहीं मूव कर पाते हैं, मैं ठीक से बटरफ्लाई स्ट्रेच नहीं कर पाता हूँ, तो उसकी जॉइंट की मोबिलिटी कम है। तो मोबिलिटी हमेशा जॉइंट को ओपनिंग करने के लिए हेल्प करता है, और फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा मसल्स की लूजनिंग के लिए हेल्प करता है, मसल्स की एक अच्छा पर्टिकुलर फॉर्म के लिए हेल्प करता है। फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी दोनों ही बहुत जरूरी चीजें हैं जी। ये चीज पे विशेष ध्यान देना चाहिए जी तो जी। सारी सिर्फ वेट ट्रेनिंग करते रहेंगे, मोबिलिटी नहीं करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी में स्टिफनेस आएगी। तो मतलब और आपको ये लगता है कि मेरे को वेट ट्रेनिंग करने से स्टिफनेस आ रही है, नहीं, आपको मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ना करने की वजह से आ रही है स्टिफनेस। और वेट ट्रेनिंग भी आपको हफ्ते में 3 बार करेंगे तो भी बहुत है, आपको 6-6 जैसे लगातार आजकल के ट्रेनर बड़े महान है, वो बॉडी क्रिकेटर जाता है उसको पता नहीं कौन कौन सी टाइप चीजें दे देते हैं खाने के लिए, और बॉडी बनवा देते हैं, और फिर वो अटकते हैं, फिर हाथ ये बन जाता, मसल एक डेवलप। वही जाहिर सी बात है कि मोबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी कितनी भी कर लेना, पर मसल तो कोई अलग डेवलप होगा, तो उसके लिए या तो आप रेगुलर बॉलिंग करो जी, जो काम है वो करो, तो वो फिर हाथ यहाँ से जो घूमता है, जब भर जाते हैं ये सब ऐसे हो जाते हैं जी। तो उसके लिए मेरे ख्याल से तो मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी उतना असर उतना नहीं करेगी जितना वो गलत ट्रेनिंग करेंगे तो नहीं ट्रेनिंग करेगा। बट कायदे से जिम करने के बाद जो डॉक्टर साहब ने बोला कि फ्लेक्सिबिलिटी की जो एक्सरसाइज है वो करनी चाहिए, मोबिलिटी की जो एक्सरसाइज है वो करनी चाहिए, तो आप रिदम में बने रहेंगे। तो स्ट्रेंथ भी जरूरी है शरीर में, स्ट्रेंथ के बिना भी काम नहीं, अगर स्ट्रेंथ ही लेंगे तो फिर मसल्स वीक हो जाएंगे। 3 बार हफ्ते में करना विल बी मोर देन इनफ। अगर हफ्ते में 3 बार भी अगर आपने वेट ट्रेनिंग कर ली बहुत है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। सब चीज की लाइफ में जरूरत पड़ती है, एक ट्रेनर, अच्छे ट्रेनर की जरूरत पड़ती है, एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है, अच्छे डाइटिशियन की जरूरत पड़ती है, अच्छे कोच की जरूरत पड़ती है, अच्छे माँ बाप की जरूरत पड़ती है, अच्छे फ्रेंड की जरूरत पड़ती है, अच्छे जो मिल जाए भगवान, सब कुछ की जरूरत पड़ती है। तब जाके इन सबकी तपस्या से एक खिलाड़ी ऊपर खेलता है, और जो इन चीजों में प्रोफेशनल रहता है कि उसका फिजियो भी अलग है, ट्रेनर भी सब साथ में है, सारी चीज उनके उसके अनुसार है, तो वो फिर प्लेयर आगे मेरे ख्याल से नहीं रुक सकता। और जो केयरलेस होता है अपने जीवन में, इन चीजों पे ध्यान नहीं देता है, वो शायद भटकता ही रहता है, परेशान रहता है।
तो डॉक्टर साहब से काफ़ी बातें हुई, अच्छा लगा, और वीडियो लंबी हुई इसलिए हम वीडियो को विराम देंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ हो गई। हमने बहुत सारे विषय पे चर्चा करी। हमने जो 5 फैक्टर होते हैं उन पे चर्चा करी, हमने बैक पेन के बारे में जाना, हमने मसल्स, लिगामेंट, टेंडन के बारे में जाना, हमने डॉक्टर के जो लाइफ रही है वो जाना। आना दिल्ली में, नोएडा में उभरते हुए फिजियोथेरेपिस्ट, काफ़ी यंग एज है, ज़्यादा नहीं है, और मतलब इस तरह से चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को अगर हम गौर से देखेंगे, बायोमैकेनिकल्स पे हमने जाना, कई सारी चीजें जानी कि बॉडी का स्ट्रक्चर। आपने अगर गौर से सुना होगा, डॉक्टर साहब ने एक बात बोली कि हम गलतियां खुद करते हैं, हमारा ढांचा। और एक चीज अच्छी गई कि हम जो इंजरी हमें होती है हम ठीक तो कर लेंगे, पर वो दोबारा ना हो उसके लिए एक अच्छा स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट ही बता सकता है, क्योंकि उसका कारण क्या है। आप नॉर्मल फिजियोथेरेपिस्ट पे चले जाएंगे तो शायद उसको उस केस का ही नहीं पता होगा कि वो लिगामेंट, टेंडन कहाँ, तो वो देसी, वो अल्ट्रासाउंड। मैं किसी फिजियोथेरेपिस्ट की बुराई नहीं कर रहा दोस्तों, मेरे को किसी से कोई वो शिकायत नहीं है, पर क्या होता है कि जितने अच्छे वकील पे जाओगे शायद वो आपके केस को उतना अच्छा हैंडल करेगा। और स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट खेल से जुड़ा होता है, उसको चीजें पता होती है खेल में कौन कौन सी इंजरियां हो सकती हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है उसका। हाँ, उसके अलग से एक पढ़ाई होती है जी, तो 2 साल उसकी पढ़ाई करी है, पढ़ाई होती है। देन उसके बाद फिर ये सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स के प्लेयर को ही देखते हैं जी। तो मेरे ख्याल से खिलाड़ियों को इनसे मिलना चाहिए, नोएडा जाना चाहिए, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम या इंजरी से जूझ रहे हैं तो तुरंत मिलें। नंबर में फिर एक बार फिर बोल दे रहा हूं, सेक्टर 122 नोएडा, गूगल भी डाल सकते हैं, इंस्टा पे भी है जी। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट मसल स्ट्रेच एंड पेन क्लिनिक, ठीक है। और मेरे वीडियो के माध्यम से जाएंगे या मेरा नाम लेंगे तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा डिस्काउंट देंगे, बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। और नंबर में दोबारा बोल रहा हूँ, 9599066649, 9818045458। ये इनका पर्सनल नंबर है जो उन्होंने दिया है कि ये आपके व्यूअर्स के लिए है। और ये जितना होंगे फोन उठाएंगे, वैसे तो कम उठता है पर उठाएंगे, मैसेज करना, मेरा नाम लेके मैसेज करेंगे तो तुरंत कॉल उठाएंगे, कॉल आ जाएगा। और अच्छे से आपकी जो भी समस्या है आप इनसे मिलें, और पहले तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आई होप कि आपने बहुत सारी चीजें सीखने को कोशिश की होगी, जाना होगा, पर समय का अभाव रहता है इसलिए ज्यादा जा नहीं सकते। तो मेरा माध्यम ये था कि आप लोग की इंजरी हो सकता है, कोई इंजर्ड हो, कुछ पूछना चाह रहा है, तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। जो चीजों के ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो हम उसको डॉक्टर साहब फिर ले लेंगे हमारे साथ में, तो हम इनको दोबारा लेके बैठेंगे। और अगर आप लोग का प्यार बना रहेगा तो हम हो सकता है, अगर दूर हुए, जो कि हम वैसे नहीं है दिलों से, तो हम लाइव सेशन भी ले सकते हैं यूट्यूब पे। हाँ, इसके लिए आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि ये दिन पे हम लाइव सेशन लेंगे, ताकि आप उसको आप आके ज्वाइन करिएगा। तो डॉक्टर साहब मजा आया। ऐसा लगता है मतलब बातें करते करते कुछ ना चीज मिस हुई होंगी, पर बहुत भंडार है जी। इंजरियों के बारे में ज्ञान लेना, ज्ञान का कहते हैं ना, दुनिया में ज्ञान का भंडार बट रहा है, जितना ले लो। पर आपसे बड़ा मजा आया बात करके। बहुत सारी चीजों पे चर्चा हम नहीं कर पाए जी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, वो समय नहीं है, क्योंकि व्यूअर्स थक जाते हैं कि इतनी लंबी वीडियो कौन देखेगा, बहुत तरह के बहाने बनाते हैं। लेकिन अगर उनको समझ में आने लग जाए, देखो जरूरत वाला तो देखेगा जी, इसको वास्तविक चीज सीखनी है तो अपनी चीजों का। अब सवाल ये आएंगे कि कैसे करना है, तो उसके लिए मिलना है। नहीं तो अगर कुछ ऐसा कोई तीखा कमेंट्स आएगा तो उसमें करेंगे। तो डॉक्टर साहब मजा आया, अच्छा लगा आपके साथ, और मैं चाहता हूं कि आप जो मुकाम हासिल किए हैं और ज्यादा मुकाम अच्छा हासिल किए, क्योंकि ये कई साल से रणजी ट्रॉफी टीम के साथ हैं, 23 टीम के साथ है। हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट है हमारी टीम के साथ आए कि हमको एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट ये था, जो ऊपर से हम इनको नीचे ले आए हैं कि हमारे साथ रहो। तो ऊपर अच्छा काम कर रहे हैं, और आई होप कि आप ऊपर भी अच्छा काम करें और आपका क्लिनिक बहुत अच्छा चले। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। और के उपाध्याय का नमस्कार। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, क्रिकेट खेलते रहो।